यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि जल के अंदर एसिड हम डालते हैं, जल के अंदर एसिड या बेस हम डालते हैं तो H+ में और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ब्रेक हो जाता है, क्यों टूट जाता है? तो इसी चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। हमारा प्रश्न है कि जल के अंदर HCl को हम डाल रहे हैं तो आखिर उससे H+ आयन अलग क्यों हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो उसी कारण को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं और उसी से रिलेटेड आपका ये प्रश्न भी है जिसका जवाब आपको देना है, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, जो यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि क्या कारण है कि किसी एसिड को हम जल के अंदर डालते हैं, किसी एसिड को जल के अंदर डालते हैं तो H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको पानी के नेचर को समझना पड़ेगा, कि पानी का, जल का नेचर को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो पानी के जो कण होते हैं ना, जो अणु होते हैं, मोलकूल, वो इस टाइप के होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन होता है, दो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। एक ऑक्सीजन और दो क्या होता है, हाइड्रोजन। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये दोनों के बीच का ये बॉन्डिंग है। तो एक ठो यहाँ पर आपको बॉन्डिंग दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन का एक ठो इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी किया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया हुआ है। चलो हम समझाते हैं यहाँ पर बोर्ड पर। आपको पता है कि रिएक्शन होता क्यों है? जैसे मान लो रिएक्शन होता क्यों है, जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके जल क्यों बनाए, इसके पीछे कारण क्या है? Na और Cl आपस में रिएक्ट करके NaCl क्यों बनाते, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो रिएक्शन के लिए आपको जरूरत होता है, ध्यान देखो यहाँ पर, कोई भी एटम जो होता है ना, कोई भी तत्व जो होता है, एलिमेंट होता है, हर एलिमेंट चाहता है कि हम लो एनर्जी में रहें। तो लो एनर्जी में रहने के कारण या आने के कारण ही वो अन्य तत्वों से क्या करता है, रिएक्ट करता है। पहला रीजन तो ये हो गया कि आपसे कोई पूछे कि दो तत्व, तीन तत्व आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, तो क्या जवाब होगा कि हर पदार्थ, हर तत्व ये चाहता है कि हम लो एनर्जी में रहें। जैसे हम ही लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बेड पर पड़े रहें कि एनर्जी हमारा कम लॉस हो। एनर्जी क्या चीज हो, कम लॉस हो, मतलब लो एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो उसी तरह से पदार्थ भी जो होता है ना, तत्व भी जो होता है ना, वो भी लो एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो लो एनर्जी में रहने के कारण वो क्या करते हैं कि आपस में रिएक्शन करते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये होता है कि आप अक्रिय गैस के बारे में पढ़े हैं। कुछ कुछ तत्व वैसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नहीं, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब जो होते हैं ना, अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, मतलब रिएक्शन नहीं करते हैं। मतलब इसको संतुष्ट आदमी बोल सकते हो, मतलब ये लो एनर्जी में हो गए। किस एनर्जी में? तो हीलियम के पास जो होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नियोन के पास कितना? 10। और आर्गन के पास कितना? 18। इतना होते हैं। ठीक है, और ये संतुष्ट हो गए, मतलब लो एनर्जी में। मतलब हो गया कि इन्हें किसी चीज से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब ये स्टेबल है। क्या चीज है? स्टेबल है ये। तो बाकी जितने भी तत्व होते हैं ना, वो भी चाहते हैं हम इसी के जैसा हो जाए, इसी के जैसा स्टेबल हो जाए। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर Na, क्या ले रहे हैं? Na ले रहे हैं, सोडियम। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा। ये किसके जैसा होना चाहेगा? इसके नजदीक कौन है? नियोन है। तो नियोन के जैसा होना चाहेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्यागना है, मतलब इसके पास ये एनर्जी ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो लो एनर्जी में आ जाएगा। तो अपने अगल बगल वैसे तत्व को ढूंढेगा जो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा,
और अपने हो जाएगा इसकी इसके जैसे, मतलब ये लो एनर्जी में आ जाएगा, लो एनर्जी में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है कि कोई एटम जो होते हैं, हाँ कोई एटम जो होते हैं उसके इस तरह से चारों ओर इस तरह से ऑर्बिट बना रहता है, कक्षा बना रहता है। क्या बना रहता है? कक्षा। अब इसी कक्षा में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो ऐसे देखा गया कि आप 9th क्लास में कुछ चीजें इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। पहली कक्षा में कितना? 2। ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी बाहरी कक्षा हो ना, तो उसमें पहली कक्षा को छोड़ करके बाकी कोई भी अन्य कक्षा होगा तो उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे मान लो कि ये बाहरी कक्षा हो गया, तो इसमें अधिक से अधिक कितना रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। याद रहेगा। तो मान लो हम इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहे हैं सोडियम का, तो स्वाभाविक है कि पहली कक्षा में कितना, अभी आपके हैंड में कितना बचा, तो यहाँ पर 2 लिख देता है, कॉमा, अभी आपके हैंड में कितना बचा? 9। तो बाकी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाएगा नहीं, तो दूसरी कक्षा में क्या होगा, इसमें आएगा, तो इसमें 8 से ज्यादा तो रह नहीं सकता है, तो 8 इसमें भर गया। कितना भर गया? इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया आपका। अब कितना बचा? 1। तो बचेगा वो इसमें आ जाएगा। इसमें होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए, नहीं है कितना? 1। तो या तो 7 इसको चाहिए, या 1 क्या करेगा? त्याग देगा, तो भी इसके बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा? 8। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके बस की बात नहीं है। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाता है, उस, हाँ, प्लस मतलब धन आयन, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये हो जाएगा Na+। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अब 10। अब ये निष्क्रिय हो गया। क्या हो गया? ये निष्क्रिय हो गया। अब ये इसके जैसा हो गया, अब निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब लो एनर्जी में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं जल की। किसकी बात करते हैं? जल का। तो जल में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। अच्छा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? तो स्वाभाविक इसके बाहरी कक्षा में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसके पास कितना? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचेगा 6, दूसरी कक्षा में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना होना चाहिए, लेकिन है कितना? या तो 6 त्यागेगा, नहीं तो 2 लेगा। इसके पास 1 है, तो ये 2 के जैसा होना चाहेगा, हीलियम के जैसा। तो इसको भी 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन तो त्याग नहीं सकता है। अरे सब ना। अब देखो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमको बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, यहाँ पर हम बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, तो हाइड्रोजन के पास कितना? 1। हाइड्रोजन के पास 1। और ऑक्सीजन के पास कितना? बाहरी कक्षा में कितना? 6 है ना। अरे वही इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा। तो बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी को हम लोग दिखाते हैं। ये हो गया अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 4, एक इधर दे देते हैं और एक इधर देते हैं, हो गया 6। और इसके पास कितना है जी? हाइड्रोजन के पास 1। अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, यदि ऑक्सीजन इसको दे देता है, तो इसके 1 इसको दे देता है, तो इसके पास 4 है ना, बच गया। तो ये तो और ज्यादा कम हो गया, नहीं हो गया? तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, और हाइड्रोजन इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो भी हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचेगा। और कुछ नहीं बचेगा तो फिर एटम अस्तित्व इसका खत्म हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा? ये नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा, इसको भी 1 कम पड़ रहा है, इसको 2 कम पड़ जा रहा है। तब ये क्या करेगा कि साझेदारी कर लेगा। ये हाइड्रोजन कहेगा ऑक्सीजन से कि एक काम करो, एक मेरा है, एक तुम अपना दे दो, दोनों मिल करके हम साझेदारी करके बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन कहेगा तो ऐसा मेरे साथ भी कर लो। तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। क्या करेगा? साझेदारी करेगा।
तो साझेदारी करेगा तो देखो क्या होने वाला है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन का, किसका आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन का, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन किसका रहेगा, हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। अभी ऑक्सीजन के पास कितना बच गया, 4, साझेदारी में एक एक इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया, तो अभी इसके पास कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 यहाँ पर दिखा दूं, 2 2 4, तो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन यही ना हो गया। तो इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन पर दोनों का हक होगा कि एक का हक होगा, दोनों का हक होगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन का भी हक होगा और ऑक्सीजन का भी होगा, ये दोनों पर हाइड्रोजन का भी होगा और ऑक्सीजन का भी होगा। तो चेक करो तो अब सबका पूरा हो गया कि नहीं हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 और 2, तो बारी कक्षा में इसका भी 8 हो गया, नहीं हो गया। तो इस तरह से अब ये संतुष्ट हो गए, क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। अब ये हो गए अस्टेबल, निष्क्रिय हो गए। लेकिन यहाँ पर एक सस्पेंस है, यहाँ पर सस्पेंस क्या चीज है कि ऐसे देखा गया है, जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास देखो यहाँ पर साझेदारी इलेक्ट्रॉन का एक एक हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने बच गए, 4 बच गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ये क्या करता है कि साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। जैसे मान लो कि साझेदारी हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का साझेदारी हुआ, तो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में ना होना चाहिए, तो सेंटर में नहीं होता है, ये सेंटर में नहीं होता है। साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, खींच करके इसके नजदीक आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे ना 4, इसके चलते इसके ऊपर बल लगा, ये बल के कारण ये इसके तरफ खिसक गए। तो ऐसा लगता है कि इसने ये इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, क्या कर दिया, त्याग। जब इसके तरफ आ जाता है तो इसके ऊपर आयन उत्पन्न हो जाता है, और इसके ऊपर मतलब ऐसा फील होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग दिया। तो जो त्यागता है उसके ऊपर क्या आता है, प्लस, प्लस आता है कि माइनस, प्लस आता है। तो इस तरह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, इसने लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा। तो इस तरह से साझेदारी से जो इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में भाग लेते हैं, जो बॉन्डिंग बनता है, वो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खिसक जाते हैं, जिसके चलते ऐसा लगता है कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसने त्यागा है ना जी, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, देखो यहाँ पर, तो जल के जो अणु बनते हैं तो भले ही वो निष्क्रिय होते हैं, लेकिन उसके ऊपर आयन रहता है, क्या रहता है, आयन। क्यों आयन रहता है, क्योंकि साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है, तो खींचने का मतलब इसने ले लिया, जो लेता है उसके ऊपर क्या आता है, माइनस, निगेटिव, और जो देता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन उत्पन्न होता है। और आप जानते हैं कि जब आयन की उत्पत्ति होती है तो उसके अंदर उसके चारों ओर एक फील्ड बन जाता है, क्या बन जाता है, फील्ड। जैसे हमने यहाँ पर एक बाउंड्री दिया है, तो आयन इसके ऊपर आयन उत्पन्न होने के कारण इसके चारों ओर एक फील्ड बन गया, और उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र उसको बोलते हैं। तो इस फील्ड में यदि कोई भी आएगा, कोई पदार्थ आएगा, तो वो बल का अनुभव करेगा, मतलब बल लगे, जैसे चुंबक हो गया, क्या हो गया, चुंबक। तो चुंबक को हम लोग ऐसे रख लें, इसके नजदीक कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे का कील वगैरह लाते हैं, तो यहाँ पर मान लो कि हम रखे हुए हैं, तो सपोज मान लो कि नहीं खींच रहा है, तो और नीचे लाएंगे, नहीं खींच रहा है, लेकिन जैसे ही अब और नीचे लाएंगे तो खींचना चालू कर दिया। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसके एरिया में आ गए। तो इसके एरिया में यदि हम आते हैं, कोई पदार्थ को लाते हैं जिसको ये खींच सकता है, तो उसको खींचेगा वो। तो उसी तरह से
इस आयन के कारण क्या होता है, इसके चारों ओर एक एरिया बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? तो स्वाभाविक है इस फील्ड के अंदर कोई पदार्थ आएगा तो बल लगाएगा। क्या करेगा? बल लगाएगा। नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो वही होता है आपका पानी के अंदर। जैसे ये पानी हो गया, तो स्वाभाविक है पानी के अंदर यही इसी तरह का कुछ चल रहा होगा। नहीं, जल के कण होंगे, उसके चारों ओर एक फील्ड बनता होगा आयन उत्पन्न होने के कारण। तो अब हम HCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? HCl इसके अंदर हम डाल रहे हैं। HCl हम डाले इसके अंदर, तो जैसे ही HCl आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। किसमें आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। HCl डालोगे तो इसके फील्ड में आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है कि ये फील्ड के द्वारा इसके ऊपर बल लगता है। अब बल लगने के कारण इसके बीच जो बॉन्डिंग है वो टूट जाता है। इस तरह से H+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। और इस तरह से हम कहते हैं कि HCl को जब हम एसिड को जब हम जल में डालते हैं तो H+ आयन में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो समझ में आया क्यों ब्रेक होता है, क्यों टूटता है? क्योंकि जल के जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं, वो आयन में परिवर्तित हो रहते हैं। किसमें? जिसके चलते चारों ओर एक फील्ड बन जाता है और उस फील्ड के अंदर एसिड जब आता है तो फील्ड के कारण उसके ऊपर बल लगता है। अब बल लगने के कारण वो जो होता है H+ और Cl- में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और इस तरह से ब्रेक होने से इसके अंदर जल के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी आ जाता है? अम्लीय। कौन सा प्रॉपर्टी? अम्लीय गुण आ जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से एसिड को इसी तरह से NaOH के साथ यही प्रोसेस होता है। मतलब क्षारक के साथ भी क्या होता है? यही प्रोसेस होता है। तो क्लियर हो गया? अब आप बता सकते हो कि जल के अंदर हम HCl या NaOH डालते हैं तो H+ आयन में और OH- आयन में क्यों टूटता है।